हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से डिस्कस करेंगे कि हेलो अल्केन या हेलो एरीन्स क्या होते हैं, जो कि आप अपने क्लास 11 में भी पढ़ चुके होंगे। और उसके बाद हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन मैथड्स डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल है, ग्रे स्टोन पे कार्बन है और येलो वाले यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब उसे अप्रोच करता है क्लोरीन, तब वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाता है। तो CH4 से हमें क्या मिल जाता है, CH3Cl। मतलब हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने। और हमें क्या मिला, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन ही तो है हमारा हेलो एल्केन। हेलो हेलो में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैलोजन पार्ट्स, दैट्स द क्लोरो पार्ट। और उसके बाद हम कहते हैं एल्केन। एल्केन में हमारे पास क्या लगा हुआ है, मीथेन। तो बेसिकली हेलो एल्केन्स क्या है, दीज आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ कंसिडर करते हैं ईथेन की, दैट्स C2H6। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पर भी अगर हम एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं विद दैट ऑफ हैलोजन, तो हमें अगेन क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। दैट वुड बेसिकली बी हेलो ईथेन। इसे हम 3 डायमेंशनली विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन्स हैं, उसके साथ 5 हाइड्रोजन्स तो लगे हुए हैं, लेकिन 6th हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर Br लगा हुआ है, दैट्स ब्रोमीन विच इज़ अ हैलोजन। तो हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमोईथेन। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन लेबोरेटरीज। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेपरेशन करेंगे हेलो एल्केन्स की एल्कोहल्स के साथ। और एल्कोहल्स पे यहाँ पे वर्क कौन करेगा, हैलोजन एसिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है, वी विल फर्स्ट डिस्कस by the action of halogen एसिड्स की। हैलोजन एसिड्स किस तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स बेसिकली हमारे पास क्या रहती हैं, R-OH। यहाँ पे R क्या है हमारे पास, दिस इज द एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट मतलब यहाँ पे CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। और जब उसके साथ OH आकर लग जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, एल्कोहल, राइट। सो R-OH कलेक्टिवली यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल को। इस चीज़ को याद रखें। अब जब ये रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड इज HX। हैलोजन मतलब देखिए, हैलोजन लगा हुआ है यहाँ पे, X का मतलब है हैलोजन कि कोई हैलाइड लगा हुआ है, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, ये सभी हैलाइड ऑयंस हैं। जब हैलाइड ऑयंस H पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हैलोजन एसिड। इस X की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास X अवेलेबल है, इसलिए इन्हें कहा जाता है हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स यहाँ पर्टिकुलरली हम यूज़ कर सकते हैं HCl, HBr एंड HI। याद रखें, यहाँ पे हम HF यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं वो HCl, HBr एंड HI की करेंगे। जब हम HF को यूज़ करेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस रहती हैं, उन कंडीशंस को भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देखिए, अल्कोहल से जब प्रेपरेशन की जाएगी बाय यूजिंग द हैलोजन एसिड, तब हम किस पे ध्यान देंगे, ज़्यादातर HCl, HBr एंड HI पर, राइट। तो क्या होगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज करना, राइट। तो एसिड से H पॉजिटिव और यहाँ OH से, दैट इज सॉरी, और यहाँ एल्कोहल से OH,
ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखिए ये जो एल्काइल पार्ट है हमारे पास, ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है क्योंकि इसके साथ O जुड़ा हुआ है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये डेल्टा नेगेटिव बियर करता है, H पॉजिटिव और X रहता है नेगेटिव। तो यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है जब ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है हमें मिलता है वाटर दैट इज H2O बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्या मिल गया हमें? वाटर दैट इज H2O। बचा क्या हमारे पास? R, राइट, R बचा और इधर से बचा X। फर्दरमोर देखिए R डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है और X बियर कर रहा है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो हमें क्या मिल जाएगा? R डैश X। और ये जो R डैश X है दिस इज आर हेलो अल्केन और वी कैन से एल्काइल हैलाइड। अब देखिए क्यों कहा जाता है इसे ऐसा। देखिए यहाँ पे हमारे पास R है विच इज़ दी एल्काइल पार्ट और इसके साथ जुड़ा हुआ है X। X क्या है? हैलाइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड, राइट। कुछ हो सकता है जैसे CH3Cl, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल सो बेसिकली CH3 मिथाइल Cl नेगेटिव क्लोराइड होता है तो इसका नाम बन गया मिथाइल क्लोराइड, तो एक एल्काइल क्लोराइड मिल गया। इसी तरह से हो सकता है CH3Br जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो ये है हमारे पास, जब भी कोई अल्कोहल है उसमें हम हैलोजन एसिड डालेंगे तो वाटर के साथ साथ हमें क्या मिलता है? हेलो एल्केन। और ये बहुत ही जनरल सा जनरलाइज्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक यूज़ की जा रही है अल्कोहल, वन वी आर यूजिंग द अल्कोहल एंड देन वी आर यूजिंग द हैलोजन एसिड। अब देखिए ये जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है, इसकी जो रिएक्टिविटी है, जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक हमारे पास अल्कोहल कैसी है, वेदर आर वी हैविंग द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, कैसी अल्कोहल है हमारे पास, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, हम हैलोजन एसिड यूज़ कर रहे हैं, हैलोजन एसिड हमारे पास कितना रिएक्टिव है इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन एसिड रहेगा उतना ही रिएक्शन तेज होगा। जितनी अच्छी अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी उतना ही अच्छे से ये जो है हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा। मान लीजिए हमारे पास अगर अल्कोहल कोई पर्टिकुलर गिवन है, फॉर अ गिवन अल्कोहल, फॉर अ गिवन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल हम बार बार नहीं चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर CH3OH है तो हम इसी की बात कर रहे हैं। फॉर अ गिवन अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे रहेगी? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद HBr एंड देन वी हैव द HCl। रीज़न बीइंग साइजेस देख लीजिए, आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा है, Br का उससे कम है, Cl का उससे कम है। फर्दर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो HI की है बहुत ही कम है। आसानी से ये H पॉजिटिव रिलीज़ कर सकता है। जितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज़ होगा उतना ही अच्छा ये एसिड रहेगा। जितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज़ होगा उतनी ही अच्छे से वो OH नेगेटिव के साथ, उतनी ही जल्दी से वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बनाएगा वाटर और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। सो फॉर अ गिवन अल्कोहल का मतलब है यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास जो है CH3OH की ही बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मिथेनॉल और इसका पहले रिएक्शन करवा दिया
HBr के साथ, HCl के साथ या फिर HI के साथ। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ गिवन अल्कोहल कि अल्कोहल को हम नहीं बदल रहे हैं, अल्कोहल हमने सेम रखी हुई है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? HI, उससे कम रिएक्टिविटी रहेगी HBr की और सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगी HCl की। ये चीज़ है यहाँ पर फॉर अ गिवन अल्कोहल। एक गिवन अल्कोहल के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो होगा दैट इज HI ग्रेटर देन HBr एंड ग्रेटर देन HCl। इसी तरह से अगर हमारे पास हेलोजन एसिड गिवन हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या रहेगा? फॉर अ गिवन halogen acid the order of reactivity of what? of alcohol। अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे रहेगी? टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहती है, उससे कम रहती है सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम रिएक्टिव होती है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। ये चीज़ हमेशा याद रखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपके क्लास 11 का कंसेप्ट है कि सेकेंडरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी अल्कोहल्स हम किन्हें कहते हैं या फिर सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शरी का क्या मीनिंग है। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है ना, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? OH। कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? OH। अगर कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, कार्बन इज बेयरिंग ओनली वन एल्काइल ग्रुप और बाकी के क्या हैं? हाइड्रोजन्स, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो, बाकी हाइड्रोजन्स हो या सभी हाइड्रोजन्स हो, तब हम उसे प्राइमरी की कैटेगरी में काउंट करते हैं, राइट। प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम रहती है सेकेंडरी से। सेकेंडरी का क्या मीनिंग होगा अभी कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और एक अटैच्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि टर्शरी अल्कोहल हम किसे कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल विल बी द वन कि कार्बन है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, लेकिन उसके सराउंडिंग में तीनों के तीनों ही क्या हैं? व्हाट आर द थ्री? ऑल थ्री आर द एल्काइल ग्रुप। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी, दो एल्काइल ग्रुप्स हों तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कार्बन की सराउंडिंग में तीनों ही हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसे हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, रीज़न मीन कि इसके साथ ही एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं एंड दे हैव द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है इनका, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज हैं। दीज एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे रिलीज करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करना इजी है। अगर बॉन्ड को क्लीव करना इजी है मतलब यहाँ C और OH की बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है और ये जो OH है, जितनी आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा उतनी ही आसानी से ये H पॉजिटिव के साथ, उतनी ही जल्दी ये H पॉजिटिव के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? फाइनल प्रोडक्ट एज वाटर एंड हेलोएल्कीन। जबकि यहाँ पे जो दो अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सेकेंडरी में, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज कम हो गए, तो कंपैरिजन में सेकेंडरी के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर वो कम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए C-OH बॉन्ड को क्लीव करने में टाइम लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंपैरिजन में और भी कम है, मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे C-OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सभी तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन की सराउंडिंग में सभी हाइड्रोजन्स हैं और OH है। अभी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी से कम है, तो ये बहुत कम रिएक्टिविटी रखेगा। हमारे पास सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगी यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल की।
उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी सेकेंडरी की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास रहती है टर्शरी एल्कोहल की। रीज़न बीइंग द प्लस आई इफेक्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। कई बार तो एग्जाम्स में एज सच रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये जनरलाइज सा रिएक्शन है और साथ ही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो डेफिनेटली अभी आप वीडियो को पॉज करें और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। सो अब देखिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए अगर ये देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल अब कौन सी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है और मान लीजिए ये रिएक्ट कर रही है विद दैट ऑफ HCl, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हैलोजन एसिड को स्पेसिफाई कर दिया, HCl वी आर टेकिंग हियर, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, R-Cl वी विल गेट क्लोरो अल्कीन। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो पूरा रिएक्शन है ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ओनली, तब जाके हमें हमारा क्लोरोएल्केन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी के केस में हम मान लीजिए हम मिथेनॉल की बात कर लेते हैं, CH3OH। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, HCl, और ये रिएक्शन हमेशा याद रखें किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा, रिएक्शन वही है, HCl से H और CH3OH से OH, ये रिमूव हो जाएगा एज वाटर। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास CH3 है ये इस Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे OH को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोराइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl विच इज क्लोरो मीथेन और यू में से मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या रहेगा कि कार्बन यहाँ पे इसके दो साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। इफ आई से CH3 ग्रुप्स हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक साइड पे, तीसरी साइड पे यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ रहेगा OH। दिस इज दी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी का मीनिंग मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, और जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये भी रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम देख चुके हैं दैट जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्शरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल। तो जब हम कम रिएक्टिव अल्कोहल जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल हो गई या फिर सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, सो रिएक्शन स्पेसिफिकली होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सो दैट कि उसके रिएक्टिविटी जो है वो एनहांस हो सके। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे अगेन वही चीज होगी, वाटर रिमूव होगा। ये चीज है यहाँ पे बेसिकली कार्बन और OH बॉन्ड को क्लीव किया जा रहा है। सिर्फ C और OH बॉन्ड जो है वो क्लीव हो रही है, बाकी तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सो इट विल रिमेन द सेम। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, CH3H, और अब देखिए यहाँ OH की जगह पे क्या आ चुका है, Cl, और क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास बन जाता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सो दिस इज द थिंग हियर, हमेशा याद रखें कि जो रिएक्शन है ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। कम, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं विद दैट ऑफ HCl, और हमें पता है HI हो चाहे हमारे पास यहाँ पे HBr हो, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, HCl की। तो रिएक्टिविटी को एनहांस करने के लिए पूरे रिएक्शन की यहाँ पे ऐड किया जाता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्रूव्स
प्रोसेस, ये एक नेम रिएक्शन है। इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें दैट ग्रूव्स प्रोसेस क्या है कि जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, क्लोरोएल्केन अलोंग विद वाटर। तो ये रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि दैट व्हाई आर वी एडिंग दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हम क्यों ऐड कर रहे हैं जिंक क्लोराइड को। इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप इन रिएक्शंस को नोट कर लें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये जो हमने एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया है इसका बेसिकली काम क्या है। तो सिंपली पहले समझिए कि ये जो हमारे पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ये एक ल्यूइस एसिड है और इसका काम क्या है कि ये जो हमारे पास एल्काइल पार्ट है जहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ये वीकेन करता है। देखिए जब R और OH की ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जब ब्रेक होगी तभी ये जो OH है इस H के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा और इस एल्काइल पार्ट के साथ ये जो क्लोराइड है ये अटैच होगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम यही है, इस R और इस OH बॉन्ड को वीक करना। अब ये कैसे करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। अब देखिए अब क्या रहेगा बेसिकली यहाँ पे, देखिए जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसमें ऐड करेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच इज बेसिकली अ ल्यूइस एसिड। अब ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है जो कि एक ल्यूइस एसिड है ये सीधा अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और रिजल्ट में हमें क्या बना के देगा ये देखिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ तो एज सच रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ है। सो कार्बन along with 2 alkyl groups and hydrogen, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ H भी अटैच्ड है, राइट, ऑक्सीजन के साथ H अटैच्ड है, इस तरह से लगा लेते हैं इसे। और साथ ही में जब इसने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक किया तो ये जो ZnCl2 है ये सारा किसके साथ अटैच हो जाएगा, विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ZnCl2 के पास यूज अप हो गया तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ZnCl2 ने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑक्सीजन एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये जो कार्बन के साथ इसकी बॉन्ड है इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेगा सो दैट कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। देखिए इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कार्बन देखो एक तो इसका इलेक्ट्रॉन अपना था ही जो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज किया था, तो फर्दर यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये उससे भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे कार्बन की जो 3 बॉन्ड्स हैं वो तो एज सच रह गई, लेकिन ये जो 4th बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले गए क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही में क्या बनेगा, ऑक्सीजन एक लोन पेयर इसका अपना और एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इसने बॉन्ड वाले अपनी तरफ शिफ्ट कर दिए तो वो आ गए इसके ऊपर। साथ ही क्या है, हाइड्रोजन और ZnCl2 बेयरिंग अ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बो
केटोन, कार्बोकेटोन बन गया। अब देखिए ये हमारे पास जो कार्बोकेटोन बना है, इस कार्बोकेटोन पे जब Cl नेगेटिव आके अटैक करेगा, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे लिख रही हूँ इस रिएक्शन को। देखिए ये हमारा कार्बोकेटोन है, CH3 H, और ये इसका पॉजिटिव चार्ज जब इस पे Cl नेगेटिव आके अटैक करेगा तो रिजल्ट में क्या बनेगा, CH3 और H एज इट इज। अब यहाँ पॉजिटिव फिर अटैक हुआ है नेगेटिव, Cl नेगेटिव का, तो Cl नेगेटिव यहाँ आके अटैच हो जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट वुड बी द क्लोरोएल्केन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमें यहाँ मिल जाएगा। किसकी वजह से हुई है, यहाँ पे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है किस वजह से वीक हुई है, बाय द एडिशन ऑफ दिस ल्यूइस एसिड दैट्स ZnCl2। तो यहाँ पे जो ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करने का पर्पस यही है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीकन हो जाए। बॉन्ड वीकन होगी तो कार्बोकेटोन बनेगा और इस कार्बोकेटोन पे जब Cl नेगेटिव आके अटैक करेगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोएल्केन। तो ये है कारण यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करने का, राइट। अब आप यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप याद रखेंगे, दैट्स ल्यूकस रिएजेंट। कई बार इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है, दैट कि हम ये जो ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट किसे कहते हैं। तो यही है हमारे पास कि जब ZnCl2 और HCl गैस का ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को ही कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का फंक्शन क्या है, क्या पर्पस है कि हम इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करते हैं। फर्दरमोर ये ल्यूकस रिएजेंट क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl गैस। तो ये पॉइंट्स है, अभी इन पॉइंट्स को नोट कर ले सबसे पहले। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। देखिए जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसलिए जब हम अल्कोहल को सिंपली शेक करेंगे HCl के साथ, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे जब सिंपली शेक करेंगे अल्कोहल को HCl के साथ, इट विल गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो यही है हमारे पास कार्बन, और कोई भी हमारे पास कोई भी टर्शरी अल्कोहल हो, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे HCl तो रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाता है, ज़्यादा कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिएक्टिविटी के कारण सिंपली शेकिंग के साथ ये काम हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ये लीजिए OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, और रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, वाटर। तो हमारे पास यहाँ टर्शरी अल्कोहल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं और प्रोडक्ट में हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो ये है किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरोएल्केन्स को बाय यूजिंग अल्कोहल्स। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स आपको सिंपली शेकिंग से मिल जाएंगे। अभी इस रिएक्शन को भी नोट कर लें। ना नेक्स्ट वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स। कि क्लोरोएल्केन किस तरह से बनते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ब्रोमोएल्केन बनाना हो तो क्या करें। सो ब्रोमोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लक्स किया जाएगा
suitable alcohol को with hydrobromic acid. Hydrobromic acid is HBr. अब सबसे पहले रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्सिंग का मीनिंग क्या है? रिफ्लक्सिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग की ही प्रोसेस है। एक ऐसे फ्लास्क में हीट करते हैं लिक्विड को जिसके साथ एक कंडेंसर लगा हो, तो क्या होगा कि जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो राइज अप होंगे, लेकिन वापस से फ्लास्क में कंडेंस भी हो जाएंगे। तो रिफ्लक्स करवाया जाएगा सूटेबल अल्कोहल को हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। अब देखिए ये जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, रिएक्शन मिक्सचर में ही इसे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब हम जो HBr है उसे प्रोसेस के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इन सिटू रिएक्शन। मींस कि ये जो HBr है ये हमें एज सच नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम लेंगे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, दैट्स सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड में ऐड किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखिए जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की भी ज़रूरत है और NaBr की ज़रूरत भी है, सो दैट कि हम HBr को प्रिपेयर कर सकें इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसमें हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास बनेगा NaHSO4 that is sodium bisulfate, सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है और साथ ही बन जाएगा HBr, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इन सिटू, कि इन सिटू रिएक्शन है ये, यहाँ HBr जो है रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो भी सुटेबल अल्कोहल है हमारे पास, जब वो रिएक्ट करेगी HBr के साथ अपॉन रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्स करने पे, तो हमें क्या मिलेगा, द सेम प्रोडक्ट्स वाटर और साथ में RBr अलॉन्ग विद वाटर, और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्काइल ब्रोमाइड, और यू में से ब्रोमो एल्केन। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल डेफिनेटली रखें कि HBr हमें एज सच नहीं मिलेगा, उसे रिएक्शन मिक्सचर में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए इथेनॉल है, CH3 CH2OH। जब इसमें HBr ऐड किया जाएगा तो रिफ्लक्स होने पर हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2Br, CH3 CH2Br दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, और यू में से ब्रोमो इथेन, साथ ही वाटर। तो ये है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन की ब्रोमो एल्केन्स हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। हमेशा याद रखें बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लक्सिंग, और HBr बनेगा ड्यूरिंग रिएक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर। अब इसी तरह से I2 एल्केन्स को भी प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लक्सिंग। अब यहाँ पे रिफ्लक्स किया जाएगा अल्कोहल को हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, दैट इज HI के साथ। HI भी हमें एज सच नहीं मिलता, ये भी इन सिटू रिएक्शन है, यहाँ पे भी HI को प्रिपेयर किया जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या रहेगा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड में हम ऐड करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4, दैट्स फॉस्फोरिक एसिड। अब हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, रिजल्ट में देखिए अल्टीमेटली हमारे पास HI ही बचेगा, तो साथ में बनता है K, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स यूज होंगे, H2 एंड PO4, ये हमारे पास बन गया पोटासियम डाइहाइड्रोजन, पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, दैट्स फॉस्फेट, और साथ ही क्या बनेगा HI, राइट। अब देखिए जो HI बना है, मान लीजिए हम इसमें इथेनॉल ही ऐड कर देते हैं C2H5OH, तो क्या मिलेगा हमें रिफ्लक्सिंग पर, रिफ्लक्स करने पर
वही सेम चीज़ रहेगी, H और OH जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एज वाटर, और बचेगा क्या, C2H5I, दैट्स आइटो इथेन, और आप इसे क्या कह सकते हैं, इथाइल आयोडाइड। तो ये है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन की हम किस तरह से आइसोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्कोहल्स। रिफ्लक्सिंग मेथड लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले HI को बनाएंगे, फिर HI फर्दर रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। तो इस रिएक्शन को भी अभी नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन एंड आइडोएल्केन। तो अब ये तो जानते हैं कि हमने इन दोनों को प्रिपेयर किया है बाय द मेथड ऑफ रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्स मेथड से दोनों को प्रिपेयर किया गया है, और ये भी चीज़ है कि जो HBr है वो भी हमें इन सिटू रिएक्शन प्रिपेयर किया है, एंड HI भी। मतलब ये जो HBr और HI है ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें रिएक्शन मिक्सचर में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इन द केस ऑफ HBr, जब हमें HBr प्रिपेयर करना है उस टाइम पे हमने यूज़ किया है सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि HI की प्रेपरेशन के लिए हमने यहाँ यूज किया है फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट कि हमने जब भी प्रेपरेशन करनी है HI की, उस टाइम पे हम फॉस्फोरिक एसिड को प्रेफर क्यों करते हैं H2SO4 की जगह पे। रीज़न बीइंग कि अगर यहाँ पे H3PO4 की जगह H2SO4 होता, अगर यहाँ फॉस्फोरिक एसिड की जगह हमारे पास होता सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। हमें पता है दैट जो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कारण से ये क्या करता कि जो रिएक्शन में हमें HI मिल रहा है उसे रेडियली ऑक्सीडाइज करता और किस में कन्वर्ट कर देता, I2 में। जब ये HI को कन्वर्ट कर दे रहा है I2 में, तो हम हमारा आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करवाएंगे, जिसमें कि प्योरली ज़रूरत किस चीज़ की है, HI की। सो रिएक्शन में हमें क्या मिलता है दैट ये जो H2SO4 है ये KI के साथ रिएक्ट करके बनाता वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। ये हमें रिएक्शन में I2 प्रोवाइड करवाता, ये HI बनाता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही HI बनता ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता I2 में। अब यहाँ हमें कहीं भी HI नहीं मिला, तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है ये किस तरह से प्रोसीड होता। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड को, सो दैट कि हमें रिजल्ट में HI मिल सके और जिसे कि फर्दर यूज़ किया जा सके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइटोएल्केन। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ नोट कीजिए कि देखिए यहाँ पे हमने कहा था रिफ्लक्सिंग की रिएक्शन जब हमने स्टार्ट करनी थी, उस टाइम पे हमने कहा था दैट वी विल रिफ्लक्स सुटेबल अल्कोहल की। सुटेबल अल्कोहल को हम रिफ्लक्स करेंगे। जैसे कि अब यहाँ नोट कीजिए, हमने दोनों ही केसेस में प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ किया है, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को यहाँ यूज़ नहीं किया गया। रीज़न बीइंग कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम यूज़ करते सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, इस केस में अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करें या टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसलिए ये क्या करता, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को it would have converted secondary और tertiary alcohol to alkene।
ये सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, उन्हें डिहाइड्रेट करके। और ये रिएक्शन आप अपने क्लास 11 में भी पढ़ चुके होंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर अल्कोहल किस में डिहाइड्रेट हो जाता है, एल्कीन में, इन द प्रेपरेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन। तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को रेडियली कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। तो अगेन हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इस कारण से यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ करेंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ करना हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। इन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली अपने माइंड में रखें और सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोएल्कीन्स को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉस्फरस क्लोराइड्स। और फॉस्फरस क्लोराइड जो है उनका रिएक्शन करवाया जाएगा अल्कोहल के साथ। तो देखिए जो फॉस्फरस क्लोराइड है वो हमारे पास दो फॉर्म्स में है, एक तो है PCl5 और दूसरा है PCl3, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड वी हैव। इन दोनों का रिएक्शन हम करवा सकते हैं अल्कोहल के साथ टू ऑब्टेन क्लोरोएल्केन। तो देखिए क्या होगा अभी हमारे पास। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं अल्कोहल, इफ आई से आई एम हैविंग इथेनॉल CH3 CH2 OH, हम इसमें ऐड कर देंगे फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड दैट इज PCl5। अब देखिए सिर्फ याद रखने के लिए कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बस, नॉट द रियल मैकेनिज्म इट इज। हमारे पास है फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना ही है CH3 CH2। अब देखिए यहाँ OH है, OH की जगह यहाँ पे सबसे पहले तो एक Cl आ जाएगा, तो बना CH3 CH2। Cl हमें हमारा मिल गया है डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज क्लोरो इथेन विच इज बेसिकली अ हेलोएल्कीन और दी एल्काइल हैलाइड वी कैन से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास PCl5 एक फॉस्फरस और 5 यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन यूज़ हो गया। अब यहाँ से इस टाइम पे एक O और एक H निकला है, तो साथ में क्या बनेगा, इस एक H के साथ Cl जुड़ के क्या बनाएगा HCl प्लस। अब हमारे पास बचा क्या, P बचा, देन वी हैव O एंड देन वी हैव 3Cl, तो साथ में बनेगा POCl3। इस तरह से रिएक्शन को याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, बट दैट्स नॉट द रियल मैकेनिज्म प्लीज, दैट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। सो CH3 CH2OH जब ये रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट्स द हेलोएल्केन CH3 CH2, एक Cl यूज़ हो गया, एक H के साथ Cl यूज़ हो गया और बचा क्या POCl3। और यही है हमारे पास हमारा ओवरऑल रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं हम PCl3 का रिएक्शन। देखिए जहाँ यहाँ पे हमने कंसिडर किया था प्राइमरी अल्कोहल, इसी तरह से रिएक्शन देख लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। तो C डैश CH3 CH3H एंड OH, ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। सो दिस इज द थिंग हियर। अब इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं PCl3 देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले तो यही चीज़ रहेगी कि ये जो OH है, OH को कौन रिप्लेस कर देगा, क्लोराइड। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या आएगा, ये देखिए ये चीज़ सारी एज इट इज़ रहेगी, CH3 CH3 एंड H, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आया भी नहीं है, जो बॉन्ड है वो क्लीव करी गई है बिटवीन दैट कार्बन एंड OH, सिर्फ यही बॉन्ड को क्लीव किया गया है। तो OH को कौन रिप्लेस कर देता है, Cl। तो यहाँ से हमें हमारा हेलोएल्केन तो मिल जाता है। अब साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए PCl3 है, राइट।
अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आप याद रखेंगे इस रिएक्शन की तरह। यहाँ पे ये मत सोचना कि एक Cl निकल गया और हमारे पास बन जाएगा PoCl2, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो PCl3 है ये अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। जो PCl3 है ये अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट में हमें 3 मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं हेलो एल्केन के। मतलब अगर ये 3 यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप्स को रिप्लेस कर रहा है तो हमारे पास कितने OH आ जाते हैं, 3, और 3 OH आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे तीनों OH को रिप्लेस कौन कर चुका है, ये 3 Cl। तो हमारे पास बचता क्या है, वी आर लेफ्ट विद 1 फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स। तो इनसे प्रोडक्ट बनेगा दैट इज H3PO3। तो ये चीज़ है यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो PCl5 है, PCl5 सिर्फ एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जबकि PCl3 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। और तीनों OH ग्रुप्स को कौन रिप्लेस करेगा, ये 3 Cl। 3 OH ग्रुप्स को 3 Cl रिप्लेस करेंगे। तो जब इन तीनों OH की जगह लग गया हमारे पास तीनों जगह Cl, तो हमारे पास OH ग्रुप्स आ गए, 3 OH ग्रुप्स आ गए। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, H3PO3। इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें कि PCl5 एंड PCl3 दोनों ही बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, राइट। तो एक में हमें मिल रहा है POCl3 दैट्स फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरे में मिल रहा है H3PO3 दैट्स फॉस्फोरस एसिड। एक में हमें क्या मिला, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, जबकि दूसरे में हमें मिल रहा है फॉस्फोरस एसिड। तो गलती से भी इन दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे के साथ मर्ज ना करें, इसीलिए मैंने आपको साइड बाय साइड ये रिएक्शंस लिख के दिखाए हैं सो दैट माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चाहे तो आप ही इसी वे में नोट कर सकते हैं सो दैट एक कंपैरिजन बना रहे यहाँ पर चीज़ों का, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स एंड आइसोएल्केन्स विद द सेम प्रोसेस, फॉस्फोरस हैलाइड यूज़ करके ही दोनों को कंपेयर करते चलेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए, याद रखिए, जो हमारे पास फॉस्फोरस ब्रोमाइड है या फिर फॉस्फोरस आयोडाइड है, इन्हें भी हमें इन सिचुएशन ही प्रिपेयर करना पड़ता है। इन्हें पहले प्रिपेयर करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में और फिर ये फर्दर एग्जिस्ट करते हैं और फिर ये फर्दर रिएक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस में ऐड करेंगे ब्रोमीन, और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। PBr3 बनेगा, PBr5 नहीं बनेगा, पेंटाब्रोमाइड नहीं बनेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल। तो ये है यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले हमें रिएक्शन में फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड प्रिपेयर करना पड़ता है। बैलेंस कर लेते हैं, डन। अब देखिए ये जो हमारे पास ये बना है इन सिटू, राइट, इन सिटू रिएक्शन है ये। तो ये जो PBr3 है, जब ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो रिजल्ट में क्या बनाएगा, CH3 CH2, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Br। अब यहाँ पे आप चीज़ एक बिल्कुल याद रखिए कि जैसे PCl3 रिएक्ट करता था, PCl3 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता था, इसी तरह PBr3 भी 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, 3 OH को रिप्लेस करेगा और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोएल्केन और साथ में मिलेगा H3PO3। तो यहाँ पे रिएक्शन सेम है और ऐसा ही रिएक्शन होता है आइसोएल्केन में। आइसोएल्केन बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस में ऐड किया जाता है आयोडीन। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे आयोडीन
और क्या बनाएगा ये हमारे लिए, PI3। अगेन ये PI3 बनाएगा, राइट। बैलेंसिंग बिल्कुल सेम वे में रहेगी। फर्दर ये जो हमारे पास PI3 बना है, इट विल नाउ रिएक्ट विद अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल्स, याद रखें। और रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3 molecules of आइडोएल्केन और साथ ही H3PO3। ये चीज़ है यहाँ पे, ये रिएक्शन भी जो है दैट्स ऑल्सो एन इन सिटू रिएक्शन। ये भी हमारे पास इन सिटू रिएक्शन है, याद रखिए। बस PBr3 का रिएक्शन है, PBr3 बन सकता है, PI3 बन सकता है, यहाँ पे PBr5 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड का रिएक्शन है अल्कोहल के साथ, विच इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। बस एक ही फ़र्क है कि रिएक्शन मिक्सचर में इन्हें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव the preparation from alcohols by the action of thionyl chloride in the presence of pyridine। ये मेथड बेस्ट मेथड है क्लोरोएल्केन की प्रेपरेशन के लिए। थोड़ा सस्पेंस है, रिएक्शन को कंप्लीट होने दीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा दैट व्हाई इज इट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, जस्ट से दैट्स इथेनॉल। जब ये रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड दैट इज SOCl2 रिएक्ट करेगा भी किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट में CH3 CH2 OH की जगह पे हमारे पास एक Cl आ जाएगा। सो वही है हमारे पास, बनेगा CH3 CH2 Cl। तो देखिए क्या है, थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं, SOCl2, जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, CH3 CH2 OH। बस ऐसे देखने से, थोड़ा विजुअलाइज करने से जो रिएक्शंस हैं वो याद हो जाते हैं। CH3 CH2, इसके साथ एक Cl चला गया, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन चुका है। और क्या बनेगा, H और Cl, साथ में बनेगा HCl इन द गैसियस फॉर्म, प्लस बचा क्या, SO और एक को यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस। अब देखिए यहाँ में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें हमारे पास क्लोरोईथेन है, साथ में है HCl एंड SO2। अब देखिए दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, जो कि रेडियली मिक्सचर को लीव कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोईथेन, दैट टू इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये बेस्ट मेथड है क्लोरोएल्केन की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये गैसियस फॉर्म में है और रिएक्शन मिक्सचर को इजीली रेडियली लीव कर देते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोएल्केन। ये है यहाँ पे, और इस मेथड का नाम है डार्जन्स मेथड। Darzens method, again a name reaction। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए ये चीज़ है यहाँ पे कि इथेनॉल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्लोरोईथेन अलॉन्ग विद HCl एंड SO2, जो कि गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि इजीली ये सिस्टम को लीव कर देंगे। इसलिए जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, हमें हमारी प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, और इसलिए इसे कहा जाता है द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम याद रखेंगे, दैट कि हम इससे ब्रोमोएल्केन या आइडोएल्केन नहीं बना सकते, राइट। याद रखिए दैट ब्रोमोएल्केन और आइडोएल्केन can't be prepared by this method।
अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा रीज़न ये है कि जो SOBr2 है बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, और जो SOI2 है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम क्लोरोएल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये इसी के लिए बेस्ट मेथड है। ब्रोमोएल्केन या आइडोएल्केन को इन मेथड से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। दैट्स द पार्ट 1 ऑफ द प्रिपरेशन मेथड। पार्ट 2 में हम इसके और भी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है इस चैनल पर। लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि इन्हें और भी लोगों तक पहुँचाया जा सके और भी बच्चे इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।